हेलो दोस्तों, सिविल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही थी हम लोगों की। मेंस आंसर एमपीपीएससी 2024 के आंसर हम लोग देख रहे थे। इसमें से ये हमारी थर्ड क्लास है, ठीक है। तो रानी दुर्गावती का बलिदान, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 7 मार्कर में आया हुआ था। तो हम लोग देखते हैं। तो प्रस्तावना में हम लोग क्या लिखेंगे? रानी दुर्गावती गोंडवाना राज्य की महान शासक थी। वे गोंड राजा संग्राम शाह की बहू और दलपत शाह की पत्नी थी। दलपत शाह की मृत्यु के बाद उन्होंने अल्पवयस्क पुत्र नारायण शाह की ओर से शासन संभाला और गोंड साम्राज्य को सुदृढ़ किया। यह हम लोग क्या करेंगे? प्रस्तावना में उनके लिख देंगे, ठीक है। फिर बीच में हम लोग क्या लिखेंगे? मुगल आक्रमण और युद्ध कौन से हुए, ठीक है। रानी दुर्गावती के समय मुगल आक्रमण युद्ध हुए थे, ठीक। 1564 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती ने अद्वितीय साहस और वीरता से मुगलों का सामना किया। उन्होंने नरई और सरई की लड़ाई में शत्रु को कड़ा संघर्ष किया, मतलब मुगलों को परास्त कर दिया था, जिसका सेनापति कौन था? आसफ खान था, ठीक है। बलिदान उनका देखते हैं। तो जब मुगल सेना की संख्या और शक्ति अत्यधिक बढ़ गई तथा पराजय निश्चित प्रतीत हुई, तब रानी ने समर्पण करने के बजाय आत्म बलिदान का मार्ग चुना। 24 जून 1564 को उन्होंने अपनी कटार से प्राण त्याग दिया। तो नरई और सरई की लड़ाई में उन्होंने कड़ा संघर्ष दिया था आसफ खां को। पर पर बाद में क्या होता है कि जब हार सामने दिखती है रानी दुर्गावती को, तो वह अपने आत्म बलिदान का मार्ग चुनती हैं और 1564 में वह अपनी कटार से खुद प्राण त्याग देती है, ठीक है। तो आत्म बलिदान दे देती हैं, ऐसा। मूल्यांकन देखते हैं। तो रानी दुर्गावती का बलिदान भारतीय इतिहास की गौरवमयी घटना है। वे केवल एक शासिका ही नहीं, बल्कि स्वाभिमान, स्वतंत्रता और वीरता की प्रतीक थी। उनका जीवन और बलिदान विशेषकर महिला शक्ति और पराक्रम का प्रेरणा स्रोत दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। उनका प्रेरणा स्रोत है, ठीक है। तो जो रानी दुर्गावती का बलिदान है वह एक गौरवमयी है, और क्या है, सभी महिलाओं की शक्ति और पराक्रम का एक प्रेरणा स्रोत भी है। उनकी जो साहस और बलिदान से वह स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी, ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? रानी दुर्गावती ने यह सिद्ध कर दिया कि मातृभूमि और सम्मान की रक्षा के लिए मृत्यु भी गौरवपूर्ण हो सकती है। उनका बलिदान आज भी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। तो यह निष्कर्ष में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर को हमें फ्रेमिंग करना है। तो इसमें थोड़ा सा छोटा भी इसको किया जा सकता है, तो आप लोग अपने हिसाब से छोटा कर लेंगे। हम एक सटीक आंसर, अच्छा आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। भोपाल का 14वीं शताब्दी का इतिहास संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो प्रस्तावना में हम लोग लिखे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का प्राचीन इतिहास प्राचीन और समृद्ध है। 14वीं शताब्दी में यह क्षेत्र राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। मुख्य बिंदु में हम लोग लिखेंगे, इस काल में भोपाल गोंड व अन्य स्थानीय शासकों ने के अधीन था, ठीक है ना। जब राजधानी भोपाल का प्राचीन इतिहास समृद्ध था, 14वीं शताब्दी में क्या था? इस काल में भोपाल गोंड व स्थानीय शासकों के अधीन था, मतलब उनके अधीन था, उनके अंडर में आता था, ठीक है ना। वहाँ वो क्या करते थे? सम्राट थे या फिर राजा थे, और वहाँ पे हुकूमत चला रहे थे। इस क्षेत्र पर मालवा सल्तनत की पकड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। मालवा क्षेत्र के अंतर्गत ही भोपाल आता है। तो इस क्षेत्र पर मालवा सल्तनत की पकड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ? विदिशा, मांडू और भोपाल के आसपास इस्लामी प्रभाव तथा स्थापत्य कला का विकास हुआ। गोंड शासकों के दुर्ग, तालाब और बस्तियों का विस्तार किया गया, ठीक है। गोंड शासकों ने विस्तार किया दुर्ग और तालाब, बस्तियों का। भोपाल तालाब और आसपास के क्षेत्रों में बस्तियां संगठित रूप कर लेने लगी थी, ठीक है। यहाँ पे बस्तियां बसने लगे थे, लोग यहाँ पे निवास करने लगे थे। व्यापार मार्गों के कारण यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से अहम रहा है। व्यापार यहाँ पे बढ़ने लगा था, ठीक है। 14वीं शताब्दी का भोपाल स्थानीय गोंड शासन और मालवा सल्तनत के प्रभाव के बीच एक संक्रमण काल में था। यह काल आगे चलकर 18वीं शताब्दी में भोपाल रियासत के उदय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो निष्कर्ष में हम लोग ऐसा लिखेंगे, उसका निष्कर्ष भी निकल आए और आगे की रणनीति पृष्ठभूमि भी हम मतलब बता देंगे कि ऐसा हुआ था। तो क्या होता है, 14वीं शताब्दी में ऐसा हुआ। फिर
यह 18वीं शताब्दी के लिए भोपाल रियासत के उदय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार कर देता है कि आगे आने वाले समय के लिए आने वाले लोगों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा, यह क्या है, 5 क्वेश्चन है, इसमें 200 वर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियों की आकृतियों के बारे में वर्णन करना है। ठीक है ना, के बारे में लिखना है, आकृतियों का वर्णन करें, यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसकी प्रस्तावना हम लोग लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में, यह सिंधु घाटी सभ्यता कब थी? 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। तो मिट्टी से बनी मूर्तियां सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण प्रमाण देती है। इनमें पशु आकृतियां विशेष स्थान रखती हैं। पशु आकृतियों का स्वरूप कैसा था इस समय? सांड, सबसे अधिक मूर्तियां सांडों की मिली है। ये बल, पराक्रम और कृषि जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। हाथी शक्ति और ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। गैंडा और भैंसा यहाँ पे पाए जाते थे। ठीक है, वन्य जीवन और मानव प्रकृति संबंध को दर्शाते हैं। गैंडा और भैंसा क्या करते हैं? वन्य जीवन और मानव प्रकृति संबंध को दर्शाते हैं। कुत्ता व अन्य पालतू पशु यहाँ पे विद्यमान थे। घरेलू और सुरक्षात्मक उपयोग का संकेत यहाँ पे मिलता है। पक्षियों की आकृतियाँ धार्मिक आस्था और प्रतीकात्मक महत्व से जुड़ी हुई हैं। पक्षियों की आकृतियाँ जो थी धार्मिक आस्था और प्रतीकात्मक महत्व से जुड़ी हुई थी। काल्पनिक आदिम आकृतियाँ, कुछ मूर्तियाँ आधे मानव आधे पशु रूप में भी मिली हैं, जो धार्मिक प्रतीक मानी जाती हैं। काल्पनिक आदिम आकृतियाँ जो थी, कुछ मूर्तियाँ आधे मानव आधे पशु के रूप में भी मिली हैं, जो धार्मिक प्रतीक मानी जाती हैं। तो महत्व उस समय पे क्या था? ये आकृतियाँ हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वास का इस प्रधान जीवन पालन और प्रकृति पूजा का प्रमाण है। कला की दृष्टि से इनकी शैली सरल किंतु प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के मृण्मय पशु आकृतियाँ उस समय के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का दर्पण है। ये न केवल कला कौशल की झलक देती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि हड़प्पावासी प्रकृति और पशुओं के साथ गहरे संबंध रखते हैं। तो यह निष्कर्ष हम लोग लिख देंगे। यह आंसर हम लोग कंप्लीट होता है। 200 शब्दों में तो आंसर आ जाएगा, 2 पेज में ये पूरा हो जाएगा। बाबरनामा के अनुसार समकालीन भारत का वर्णन कीजिए। यह अथवा में आया हुआ था क्वेश्चन, तो हम लोग भी अथवा के क्वेश्चन को भी डील करेंगे, उसको भी समझेंगे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी अथवा बाबरनामा लिखी। इसमें उस समय के भारत के भूगोल, समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का प्रत्यक्ष चित्रण मिलता है। ठीक है, भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सामाजिक, समाज के बारे में दिखाई देता है बाबरनामा में। बाबरनामा किसकी थी? बाबर की थी। भूगोल और प्रकृति में देखते हैं तो बाबर ने भारत की भूमि को उपजाऊ बताया है अपनी बाबरनामा में। यहाँ नदियों, वनों, वर्षा और प्राकृतिक संपदा की भरपूर चर्चा की है। जलवायु को मध्य एशिया से भिन्न और अधिक गर्म बताया है। समाज और संस्कृति के बारे में देखते हैं तो समाज विविध जातियों, भाषाओं और परंपराओं से भरा हुआ था। स्त्रियां पर्दे में रहती थी, पर उत्सवों व मेलों में उनकी भागीदारी होती थी। त्योहारों व धार्मिक रीति रिवाजों का जीवंत विवरण मिलता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक इस प्रकार से विद्यमान वहाँ पे परिलक्षित होती है। राजनीति कैसी थी? भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों और सामंतों में बांटा हुआ था। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी, जिसमें लोधी वंश राज्य कर रहा था, जिससे बाबर को विजय का अवसर मिला और लोधी वंश को समाप्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। स्थानीय शासकों में परस्पर कलह और एकता का अभाव था। स्थानीय शासकों में परस्पर कलह और एकता का अभाव था। ठीक है, अर्थव्यवस्था में देखते हैं तो भारत की कृषि समृद्ध थी विशेषकर गेहूं, चावल, गन्ना और कपास की पैदावार यहाँ पे हो रही थी। अर्थव्यवस्था के दृष्टि से देखे तो भारत की कृषि समृद्ध थी और गेहूं, चावल, गन्ना, कपास की पैदावार अधिक हो रही थी। वस्त्र, मसाले और कीमती पत्थरों का व्यापार प्रचुर मात्रा में होता था। ग्रामीण जीवन आत्मनिर्भर और नगरीय जीवन व्यापार पर आधारित था। ठीक है, ग्रामीण जीवन आत्मनिर्भर था और नगरीय जीवन व्यापार पर आधारित था। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, बाबरनामा की 16वीं शताब्दी का भारत समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों वाला, विविधतापूर्ण समाज और कमजोर राजनीतिक संरचना वाला देश था। यही कारण था कि बाबर को यहाँ स्थायी साम्राज्य स्थापित करने की संभावना दिखाई दी थी। इस प्रकार से हम लोग इसको निष्कर्ष लिख देंगे और यह आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। बाकी हमारे
4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में 4 अथवा भी है, तो हम लोग 8 क्वेश्चन अभी और डील करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री। धन्यवाद।